इस चकाचौंध से भरे शहर की गहराई से राज निकलकर बाहर आ रहे थे। जहां एक बाप ने अपने ही बेटे की जिंदगी अपराधियों के हवाले कर दी थी, वहीं दो ऐसे शख्स जिनकी रूह एक दूसरे की जिस्म में जाकर बसी थी, और वो दोनों इस ताक में बैठे थे कि कब एक दूसरे को मारकर अपना जिस्म वापस ले सके। और इन सब के बीच था नरकदूत, जो अपनी जादुई गुफा में बैठा बेसब्री से इंतजार कर रहा था अपने मकसद के पूरा होने का। ठीक उसी तरह जिस तरह पुलिस कमिश्नर के अपने खुफिया इरादे थे, और इन सब से बेखबर मुंबई शहर का हर नागरिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त था। पर कोई तो था जो सब जानता था, कोई ऐसा जिसके पास इन सारे उलझी हुई पहेलियों का जवाब था, इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। पर इस वक्त वो शख्स शहर से मीलों दूर एक छोटे से गांव में था। ढोल नगाड़ों की तेज आवाज ने गांव वालों को एक बड़े से खुले मैदान की तरफ खींच लिया था, जहां उन्हें एक अतरंगी रंग बिरंगे कपड़ों में पागलों की तरह ढोल पीटता हुआ वो शख्स दिखा, जो चिल्ला रहा था, देखो देखो, जादूगर खुदा बख्श का जादू देखो। उसने ये कहते हुए एक बड़े से लकड़ी के संदूक के ऊपर से कपड़ा उठाया, और वहां मौजूद सारे बच्चे चौंक गए। उस बक्से में थे कई छोटे छोटे एकदम सफेद चूहे के बच्चे। बच्चों को डरता हुआ देख जादूगर ने प्यार से कहा, अरे बच्चों, डरो मत, ये भी तुम्हारे ही जैसे थे, शैतान, माँ बाप को परेशान करने वाले। इसीलिए मैंने इन बच्चों को चूहे में बदल दिया। अब बस चे पे करते रहते हैं। बच्चे सुनकर हंस पड़ते हैं। भला ऐसी बचकानी बातों को गंभीरता से कौन लेता है। बच्चों की हंसी सुनकर जादू भी हंस पड़ा। फिर उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यकीन नहीं होता तो आगे आओ, आगे आओ, मैं तुम लोगों को भी चूहे में बदल देता हूं। और फिर एक हंसी के साथ जादूगर ने गहरी आवाज में कहा, क्यों, डर गए क्या? गांव वालों के साथ साथ बच्चे भी इस मस्ती का हिस्सा बनना चाहते थे, और देखते ही देखते 7 बच्चों ने जादूगर की तरफ कदम बढ़ाए। जादूगर एक पल को हंसा, और दूसरे क्षण एक बड़ी सी रंग बिरंगी चद्दर उन बच्चों के ऊपर डाल दी। जैसे ही उसने वो चद्दर हटाई, वहां एक भी बच्चा नहीं था। गांव वाले चौंके, और फिर उनकी नजर जमीन पर गई, जहां 7 सफेद चूहे थे। अचंभे में गांव वालों ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर दिया, और तभी एक गांव वाले ने खड़े होकर कहा, मजा आ गया भाई, हमें तो पता भी नहीं चला कि बच्चे कहां गायब हो गए और कैसे गायब हो गए। गांव वालों की तारीफों के बीच जादूगर उन 7 चूहों को पिंजरे में डालने लगा। तभी भीड़ में से किसी ने पूछा, अरे भाई, जादू तो खत्म हो गया ना, हमारे बच्चे तो वापस ले आओ। जादूगर ने हंसते हुए कहा, जादू का असली भाग यही तो है। बच्चे यहां नहीं, बल्कि वहां दूर आपका इंतजार कर रहे हैं। जादूगर ने गांव वालों के पीछे इशारा किया, और जैसे ही गांव वालों ने मुड़कर देखा, उनके अचंभे की कोई सीमा ही नहीं थी। वो 7 बच्चे दूर मैदान में खड़े थे। गांव वालों ने जोर जोर से ताली मारी और उन बच्चों की तरफ चल पड़े, और एक शैतानी हंसी के साथ उस जादूगर ने अपने पिंजरे में उन नए चूहों को देखा, जिनकी आंखों में डर था, और बाकी पुराने चूहे नम आंखों से उन 7 नए चूहों की तरफ देख रहे थे। इधर जैसे जैसे गांव वाले अपने बच्चों की तरफ बढ़ते जा रहे थे, बच्चे उनसे और दूर होते जाते थे। थके हारे जब गांव वालों ने मुड़कर देखा, तो जादूगर वहां से गायब हो चुका था, और छोड़ गया था उन माँ बाप की चीख पुकार। सभी माँ बाप अपने बच्चों की आस में गिड़गिड़ा रहे थे। जादूगर उनकी पहुंच से बहुत दूर रात के घने साए में काले आसमानों के बीच उड़ रहा था, जैसे उसे जल्दी थी मुंबई शहर पहुंचने की।
ठीक जादूगर की तरह राहुल भी उड़ रहा था, पुलिस स्टेशन के ऊपर, जहां उसे कोई नहीं देख सकता था। इस नई शक्तियों ने राहुल को ताकतवर बना दिया था। उसके एक इशारे में डिश एंटीना दीवार से उखड़कर उड़ते हुए उसके पास आ गया था। राहुल उन सभी ताकतों को समझना चाहता था जो उसे नरकदूत बनने के बाद मिली थी, और इन ताकतों के साथ उनमें अपने दोनों मकसदों को हासिल करने का भरोसा मिल रहा था। पहला मकसद, उन लाल निशान वाले लोगों को ढूंढना और उन्हें मारना, और दूसरा मकसद, उस दूसरे राहुल के बारे में पता लगाना जो उसके जिस्म में जी रहा था। अपने पहले मकसद को पूरा करने के लिए राहुल ने उड़ते हुए जमीन की तरफ देखा। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जिनके सर पे वो लाल निशान हो। तभी कुछ अनोखा सा हुआ। पुलिस हेडक्वार्टर की दीवारें जैसे पारदर्शी हो गई, ट्रांसपेरेंट, जिससे राहुल उनके अंदर बैठे लोगों को देख सकता था। राहुल जैसे अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा था। उसने तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद हर एक शख्स को देखना शुरू किया, और फिर उसकी नजर पुलिस कमिश्नर के कैबिन पर पड़ी, जहां कमिश्नर अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके सर पर था वही लाल निशान, पर कमिश्नर के सामने जो शख्स बैठा था उसे देखकर राहुल चौंक गया। उसे खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अचंभे से कहा, ये कैसे हो सकता है? वो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ भागा, ये सोचते हुए उसे इस शख्स को किसी भी हाल में पकड़ना है। राहुल को यह जानना जरूरी था कि वो शख्स यहां क्या कर रहा था। तभी काले सूट में एक इंसान ने राहुल को रोका और पूछा, क्या आप इंस्पेक्टर राहुल हैं? राहुल ने हड़बड़ी में कहा हाँ, और जाने लगा। तभी काला सूट पहने वो शख्स राहुल के सामने आ गया और उसने राहुल से कहा, मिनिस्टर के मौत के बारे में राहुल से कुछ सवाल पूछने हैं। राहुल ने गुस्से में कहा, मैं जो भी जानता था मैंने वो पहले ही कमिश्नर साहब को बता दिया, आप उनसे पूछ लीजिए। और तभी उस शख्स ने अपना आईडी दिखाते हुए कहा, मैं सीबीआई हूं, ये केस अब सीबीआई देख रही है और मेरे लिए जरूरी है आपसे सवाल पूछना। राहुल इससे पहले कुछ कह पाता, तभी कुछ और लोग ठीक वैसे ही काले सूट में राहुल को घेर कर खड़े हो गए। राहुल ने दीवार के आर पार देखा, जहां वो शख्स कमिश्नर के कैबिन से निकलने के लिए खड़ा हो गया था। एक तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में सीबीआई से घिरा हुआ था राहुल। उसी वक्त दूसरा राहुल अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसने एक दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक हल्की सी स्माइल की। वो जानता था जो वो चाहता है वो इसी दरवाजे के पीछे है। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, आयशा ने चौंकते हुए उसे देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड राहुल था। आयशा खुद को रोक नहीं पाई और राहुल को गले लगाते हुए कहा, राहुल, राहुल, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। भगवान का शुक्र है जो तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरा यकीन करो, तुमने जो कुछ भी देखा वो सब झूठ था। इस झूठ की शुरुआत तब हुई जब एक दिन तुम्हारे पापा मेरे घर आए। इससे पहले आयशा कुछ और कह पाती, राहुल ने बड़े प्यार भरे अंदाज से अपनी उंगली आयशा के होंठों पर रख दी और कहा, मुझे सब पता है, इसीलिए तो आया हूं यहां तुम्हें ले जाने। मुझे ले जाने? आयशा ने चौंकते हुए पूछा। राहुल ने कहा, हाँ आयशा, सच तो यह है कि इस शहर में हमारे प्यार के दुश्मन बहुत सारे हैं। वो हमें एक साथ नहीं रहने देंगे, हमें यहां से जाना पड़ेगा अभी। आयशा की बेचैनी देखते हुए राहुल ने पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आयशा ने कहा, वो बात नहीं है राहुल, पर। राहुल ने गहरी आवाज में पूछा, पर क्या आयशा? मुझे अब भी चाहती हो तो चलो मेरे साथ, इस झूठ और कपट से भरे लोगों से दूर, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। आयशा राहुल को दोबारा नहीं खोना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे आयशा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, और वहीं राहुल के चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। राहुल जानता था कि उसे बिना किसी लाल निशान वाले इंसान को मारने की इजाजत नहीं है, पर वो नुकसान तो जरूर पहुंचा सकता है, और राहुल यही चाहता था। उसने जाल बिछा दिया था जिसमें दूसरे राहुल का फंसना तय था, और वो जानता था अपने प्यार के लिए राहुल जरूर उस तक खींचा चलाएगा। पर वो दूसरा राहुल एक छोटे कमरे के अंदर बंद था, जहां सीबीआई अफसर लगातार उससे कड़े से कड़े सवाल पूछे जा रहे थे।
पर राहुल का ध्यान तो उस शख्स पे था जो शायद अब तक ऑफिस बिल्डिंग के बाहर भी जा चुका होगा। गुस्से में सीबीआई ऑफिसर्स ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, 10 मिनट का वक्त दे रहा हूं, जो भी याद आता है तुम्हें, मुझे सब जानना है। और ये कहते हुए सीबीआई ऑफिसर्स उस कमरे से बाहर निकल गए। राहुल इसी मौके की तलाश में था। उसने छोटे से कमरे में एक रोशनदान देखा और देखते ही देखते राहुल उस रोशनदान की तरफ उड़ने लगा। और जैसे ही राहुल ने उस रोशनदान को हाथ लगाया, उसकी रॉड पल भर में पिघल गई और खुल गया था राहुल का वहां से निकलने का रास्ता। राहुल को अब तक अपनी शक्तियों पर भरोसा हो चुका था। बिना अपनी जान की चिंता किए हुए राहुल ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी और बिना किसी चोट के वो जमीन पर जा खड़ा हुआ। राहुल ने आओ देखा ना ताओ और वो फुर्ती से पुलिस स्टेशन से सड़क की तरफ भागा, जहां पहुंचकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर राहुल ने वो टैक्सी ढूंढ ली थी जिसमें वो शख्स बैठा हुआ था। राहुल ने फुर्ती से उस टैक्सी के पीछे भागना शुरू किया। इस बात से बेखबर कि सीबीआई ऑफिसर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर की बालकनी से राहुल को रोड पर भागते हुए देख लिया था। जैसे ही सीबीआई ऑफिसर ने राहुल के कमरे का दरवाजा खोला, वो दंग रह गए रोशनदान के लोहे को पिघला हुआ देखकर। एक तरफ राहुल भारी ट्रैफिक के बीच बेतहाशा उस टैक्सी के पीछे भागा जा रहा था, उस शख्स को पकड़ने जो कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिता थे। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि उसके पापा कमिश्नर से मिलने क्यों गए थे, क्या चल रहा था उन दोनों के बीच। और तभी भागते हुए राहुल की नजर एक दूसरी कार की तरफ पड़ी जिसमें बैठी थी आयशा उस दूसरे राहुल के साथ। राहुल के कदम एकदम से रुक गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसके पीछे जाए, आयशा की कार के पीछे या फिर उस टैक्सी के पीछे। और फिर राहुल ने आयशा की कार का पीछा करने का निर्णय लिया। आयशा की कार का पीछा करते करते राहुल एक सुनसान सड़क पर जा पहुंचा था जिसके दोनों तरफ गहरे घने जंगल थे। उनके बीच खड़ी थी वो कार जिसमें राहुल ने आयशा को देखा था। राहुल ने जैसे ही उस कार का दरवाजा खोला तो देखा आयशा उस कार की पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी। राहुल ने काफी कोशिश की आयशा को उठाने की, पर वो होश में नहीं आ रही थी। राहुल चिल्ला रहा था, उठो, गाड़ी से बाहर निकलो, यहाँ बहुत खतरा है आयशा, आयशा उठो। पर आयशा की जगह राहुल को एक दूसरी आवाज सुनाई दी जिसने कहा, वो अगले 1 घंटे तक नहीं उठेगी, काफी नींद की गोली दी है मैंने उसे। वैसे भी जो आगे होने वाला है वो आयशा ना ही देखे तो अच्छा है। आखिरकार वो दोनों राहुल एक दूसरे के सामने आ गए थे। पहला राहुल वो जिसके साथ ये कहानी शुरू हुई थी और दूसरा राहुल वो जिसको उसी ने मारा था। उन दोनों ने बिना वक्त बर्बाद किए एक दूसरे को मारना शुरू किया। ऐसा युद्ध जो आज तक किसी ने कभी नहीं देखा था। एक दूसरे को मारते हुए दोनों हवा में उड़ रहे थे। घने जंगलों के पेड़ों को चीरते हुए वे एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। कभी कोई किसी को जमीन पर फेंकता तो दूसरा उस पर विशाल पेड़ तोड़ खींच कर मारता। ऐसा लग रहा था कि मानो ये जंग पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगी। और तभी पहले राहुल ने दूसरे राहुल को गर्दन से जकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तू ही मास्टर है, तूने ही मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काया है और अब तू मेरी गर्लफ्रेंड आयशा के साथ। दूसरे राहुल ने वार करते हुए पहले राहुल को कोसों दूर फेंका और वो चिल्लाया, मास्टर मुझे मिल गया तो सबसे पहले मैं उसे मारूंगा, उसी की वजह से पाप के धंधे में फंस गया था मैं, लालच में उलझा दिया था मुझे मास्टर ने, जिसकी वजह से मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली, पड़ा हूं नरकदूत बनके। पर पहला राहुल उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने चीखते हुए पूछा, अगर तू मास्टर नहीं है तो मास्टर के घर में क्या कर रहा था? दूसरे राहुल ने झल्लाते हुए कहा, अरे मैं तो खुद उस मास्टर को ढूंढने गया था, पर इससे पहले कि मैं कुछ भी कर पाता तू वहां पहुंचकर तूने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए वे एक दूसरे को मारे जा रहे थे और तभी दोनों को एहसास हुआ कि ये दोनों मास्टर को ही ढूंढ रहे हैं। और फिर अचानक दोनों रुक जाते हैं। दूसरे राहुल ने बताया कि किसी ने इस मास्टर को नहीं देखा है, उसे पकड़ना जैसे नामुमकिन है। और तभी पहले राहुल ने गुस्से में कहा कि जो भी हो जाए मुझे मास्टर तक पहुंचना है। तुम तो अपनी कर्मों की वजह से नरकदूत बने हो, मुझे पता करना है कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था। मेरे पिता के साथ मिलकर मास्टर ने कौन सा ऐसा खेल खेला था कि मैं आज इस हालत में हूं। कई सवाल हैं जिसके जवाब सिर्फ मास्टर ही दे सकता है। और तभी घने जंगल के बीचों बीच एक शख्स के हंसने की आवाज आती है जो कहता है,
मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? अरे दिल से याद करोगे तो मास्टर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। दोनों राहुल ने उस आवाज की तरफ पलटकर देखा तो उनके सामने वही जादूगर खड़ा था जिसने गांव वालों से उनके 7 बच्चे छीने थे। दोनों नरकदूत उस मास्टर के ऊपर ठीक वही लाल निशान देख पा रहे थे और जैसे ही दोनों ने मास्टर की तरफ कदम बढ़ाया, मास्टर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मुझे मारने की? नरकदूत को तो बाद में भी खुश कर सकते हो। अभी तो दिन ढलने में वक्त है। क्या तुम दोनों नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? ये सुनते ही दोनों राहुल रुक गए। वो दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि कैसे एक जीता जागता इंसान नरकदूत के बारे में जानता है। आखिर कौन है ये मास्टर, एक अपराधी या कोई और? पर मास्टर ने उन दोनों की तरफ हंसते हुए देखा और कहा, पता है मन में बहुत सवाल हैं तुम्हारे, पर हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। फिलहाल जरूरी ये जानना है कि कैसे तुम दोनों उस नरकदूत के चंगुल से निकल सकते हो, फिर से, हाँ, फिर से इंसान बन सकते हो। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था जो उन्होंने अभी अभी सुना। मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, सही सुना तुमने। नरकदूत ने तुमसे एक बात छुपाई है। तुम दोनों पूरी तरह नहीं मरे हो। एक रास्ता है जिससे तुम दोनों पहले की तरह इंसान बन सकते हो, अपनी जिंदगी अपनों के साथ जी सकते हो। पर उसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। दोनों राहुल एक उम्मीद और अचंभे के साथ मास्टर को घूर रहे थे। पूरा माहौल शांत हो गया था और बस उन चूहों की आवाज आ रही थी जो मास्टर के पिंजरे में बेचैनी से उछल कूद कर रहे थे। क्या दोनों राहुल फिर इंसान बन पाएंगे? क्या है मास्टर का राज? क्या राहुल और आयशा फिर एक हो जाएंगे? क्या राहुल कभी भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए नरकदूत।